10 अक्टूबर 2025 की सुबह बिहार के बेगूसराय की एक सीधी सादी लड़की भारतीय कुमारी अपने घर से निकली। उसने कहा कि वो पटना जा रही है क्योंकि वहीं रहकर वो अपने सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रही थी। घर वालों को तो जैसे हर बार यकीन था कि बेटी अब रूम पर पहुंचकर कॉल जरूर करेगी, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। शाम तक कोई फोन नहीं आया। घर वालों ने खुद कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक कोल्ड सा मैसेज मिला। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच्ड ऑफ। शुरुआत में उन्हें लगा शायद नेटवर्क इश्यू होगा या फिर भारतीय सफर करके थक गई होगी, थोड़ा आराम कर रही होगी। लेकिन रात बीती, दिन बदल गया। 11 अक्टूबर की सुबह आई और अब भी वही साइलेंस। न कोई कॉल, न कोई मैसेज। अब शक बढ़ने लगा। घर वालों ने पटना में उसकी रूममेट से फोन पर पूछा, क्या भारती रूम पर आ गई थी? सामने से जो जवाब मिला उसने सबको शॉक कर दिया। नहीं, दीदी उस दिन तो आई ही नहीं। अब माहौल बदल चुका था। दिल में डर उतर आया था। वो लड़की जो हमेशा टाइम पर रूम पहुंचती थी, जो हर सफर के बाद घर फोन करना नहीं भूलती थी, आज उसका कोई पता नहीं था। भारतीय के पिता, मां और भाई सब कुछ छोड़कर सीधा पटना निकल पड़े। रास्ते भर बस यही सवाल उनके मन में गूंज रहा था, आखिर भारती कहाँ गई? पटना पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी के रेंट वाले कमरे पर पूछताछ शुरू की। आसपास के दुकानदारों से लेकर पड़ोसियों तक हर किसी से पूछा, क्या आपने 10 अक्टूबर को भारती को यहां आते देखा था? लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, नहीं, उस दिन वो यहां नहीं आई थी। अब मामला सीधा मिसिंग नहीं लग रहा था। ये किसी बड़े सस्पेंस की शुरुआत थी। थक हार कर परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाही। लेकिन वहां जो हुआ वो और भी शॉकिंग था, क्योंकि उस वक्त बिहार में इलेक्शन चल रहे थे और पुलिस के पास जैसे हर बात के लिए एक रेडीमेड जवाब था, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ सेटल होने दीजिए। पर कैसे सेटल हो सकता था जब एक बेटी कहीं गुम हो चुकी थी? घर वालों की आंखों में नींद गायब थी। फोन की स्क्रीन पर हर मिनट वही नाम देखा जा रहा था, भारतीय कॉलिंग। लेकिन वो कॉल कभी आई ही नहीं। अब एक सवाल हर किसी के दिल में था, पटना पहुंचने से पहले भारती के साथ क्या हुआ? पुलिस को आखिरकार भारी मिन्नतों के बाद भारतीय कुमारी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ती है। थाने में बैठे अफसर बस औपचारिकता निभाते हुए कहते हैं, आप घर जाइए, लड़की खुद ही लौट आएगी। हो सकता है किसी दोस्त के यहां रुक गई हो। घर वाले एक उम्मीद के सहारे लौट आते हैं, लेकिन पुलिस वहीं की वहीं बैठी रहती है। कोई सर्च ऑपरेशन नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, मानो एक लड़की का गुम हो जाना अब कोई बड़ी बात ही नहीं रही। दिन बीतते जाते हैं। 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, फिर 14 अक्टूबर। हर बीतता दिन घर वालों के दिल में और डर भर रहा था। लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह एक ऐसा शॉक लेकर आती है जिसने पूरे बेगूसराय को हिला दिया। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान खेत में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। तभी एक मजदूर की नजर पड़ी। खेत के कोने में कुछ पड़ा था। पहले उन्हें लगा कोई कपड़ा होगा, लेकिन जब पास जाकर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। वो किसी लड़की की डेड बॉडी थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। थाने की टीम मौके पर पहुंची। चारों तरफ भीड़ जमा हो गई थी। खेत के बीचों बीच मिट्टी में आधा ढंसा हुआ वो शरीर और चेहरे पर ऐसा दर्द जो किसी ने झेला हो तो बस आखिरी बार। पुलिस ने बॉडी को बाहर निकलवाया और पहचान के लिए तस्वीरें खींची गईं। जब फोटो सोशल मीडिया और स्थानीय चैनलों पर फैली, तब बेगूसराय के एक परिवार की रूह कांप गई। वो वही लड़की थी, भारती कुमारी। घर वालों को तुरंत बुलाया गया। मां ने जैसे ही अपनी बेटी का चेहरा देखा, एक चीख निकली, ये मेरी भारतीय है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लड़की की गर्दन पर गहरे निशान थे। साफ था कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट आने पर पता चला कि भारतीय के साथ किसी तरह की मारपीट नहीं हुई थी, लेकिन उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। यानी किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ उसकी जान ली थी। अब सवाल उठने लगे, वो लड़की जो पढ़ाई के लिए पटना गई थी, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस ने लापरवाही से ली, उसकी लाश बेगूसराय के खेत में कैसे पहुंची? क्या उसे पटना से यहां लाया गया, या वो कभी पटना पहुंची ही नहीं?
जानते हैं सब कुछ, पर उसे पहले वीडियो को लाइक और द क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पुलिस की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। सबसे पहले उन्होंने भारतीय कुमारी की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया। टेक्निकल टीम ने जब उस डेटा को डीपली एनालाइज किया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। 10 अक्टूबर 2025 को भारतीय बेगूसराय से निकली थी पटना के लिए, लेकिन वह पटना पहुंची ही नहीं। उसकी लोकेशन सीधे कासगंज में ट्रेस हुई। पुलिस हैरान थी। आखिर वो पटना जाने की बात कहकर कासगंज क्यों चली गई? क्या वहां कोई उसका इंतजार कर रहा था? क्या यह सब प्लान था या किसी जाल में फंस गई थी? इन सवालों का जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा था, भारती की CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड में। पुलिस ने उसका पूरा कॉल रिकॉर्ड निकलवाया और वहां जो सामने आया उसने केस की दिशा ही बदल दी। पता चला कि 10 अक्टूबर को घर से निकलने के बाद भारतीय ने सिर्फ एक नंबर पर कॉल किया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह पहली बार नहीं था। उस नंबर पर वह पिछले कई महीनों से लगातार घंटों तक बातें करती थी। वह नंबर किसी गौतम नाम के शख्स का था। पुलिस ने बिना वक्त गवाए गौतम की लोकेशन ट्रेस की। डेटा में साफ दिखा कि वह कासगंज में ही रहता है। उसका प्रोफेशन सामने आया। वह एक सरकारी स्कूल में टीचर था, यानी एक पढ़ा लिखा सिंपल लाइफ जीने वाला इंसान। लेकिन क्या सच में वो इतना सिंपल था जितना दिखता है? पुलिस उसके घर पहुंची और उसे तुरंत सवालों की बौछार में ले लिया। भारतीय कुमारी से क्या रिश्ता है तुम्हारा? 10 अक्टूबर को क्या तुम उससे मिले थे? गौतम पहले थोड़ा नर्वस हुआ, फिर बोला, हां, भारती को मैं जानता हूं। जब वो पटना में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी तब हम मिले थे। वहीं हमारी दोस्ती हुई और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। कई बार भारतीय खुद कासगंज आती थी, गौतम के सरकारी क्वार्टर पर रुकती थी और कई बार गौतम पटना जाता था भारती से मिलने। दोनों के बीच सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल रिलेशन भी थे। यह बातें गौतम ने पुलिस के सामने साफ साफ कबूल की। लेकिन जब बात आई 10 अक्टूबर 2025 की, जिस दिन भारतीय लापता हुई थी, तो गौतम का स्टेटमेंट अचानक बदल गया। उसने कहा, मैं उस दिन अपने स्कूल में ड्यूटी पर था, आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। पुलिस तुरंत उसके स्कूल पहुंची। वहां अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया गया, CCTV फुटेज देखे गए और सब जगह एक ही बात निकल कर आई, गौतम उस दिन सच में स्कूल में मौजूद था। यह देखकर पुलिस भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई। बाहर से तो सब कुछ क्लीन लग रहा था। गौतम का अलिबी स्ट्रांग था, उसका बिहेवियर नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था कि शायद उसका भारती की गुमशुदगी या मौत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस का एक्सपीरियंस कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। जांच टीम ने दोबारा टेक्निकल एनालिसिस शुरू किया। उन्होंने गौतम और भारती दोनों के मोबाइल लोकेशन डेटा को डीपली ट्रैक किया और वहीं पर कहानी ने एक शॉकिंग टर्न लिया। पता चला कि 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर, इन तीनों दिनों में दोनों के मोबाइल की लोकेशन सेम थी। पहले दोनों की लोकेशन कासगंज दिखा रही थी और फिर 12 अक्टूबर को दोनों की लोकेशन बेगूसराय के आसपास ट्रेस हुई। अब पुलिस को समझ आ गया कि गौतम का स्कूल में मौजूद होना शायद एक सेटअप था। वो कहीं ना कहीं इस गेम का हिस्सा जरूर था। इसलिए पुलिस ने अगला कदम उठाया, गौतम के सरकारी क्वार्टर और उसके आसपास के CCTV फुटेज खंगालने का। कई घंटों की फुटेज देखने के बाद पुलिस को एक ऐसा फ्रेम मिला जिसने केस की पूरी दिशा पलट दी। 11 अक्टूबर 2025 की शाम को CCTV में साफ दिखा, गौतम अपनी बाइक पर एक बड़ा सा बोरा रखकर कहीं जा रहा है। बोरे का शेप देखकर ही पुलिस का दिल दहल गया। बोरा भारी था और उसकी मूवमेंट देखकर साफ लग रहा था कि अंदर कोई ठोस चीज है। पुलिस जब गौतम से उस बोरे के बारे में पूछती है जो वो बाइक पर लेकर जा रहा था, तो गौतम एक भी क्लियर या सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाता। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था, आवाज कांप रही थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि इस शख्स के पास भारतीय की गुमशुदगी का पूरा सच छिपा हुआ है। सबूतों और लोकेशन डेटा के आधार पर पुलिस ने गौतम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और जब पूछताछ शुरू हुई तो जो सच्चाई बाहर आई वो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। गौतम ने टूटते हुए कहा, हां, मैं भारती को जानता था। सिर्फ जानता नहीं,
बहुत करीब से जानता था। उसने बताया कि जब भारतीय पटना आई थी तब वो उसकी मुलाकात से मिला था। भारती एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। घर की हालत भी कुछ खास नहीं थी। वहीं गौतम सरकारी स्कूल का टीचर, स्टेबल इनकम, पैसे की कमी नहीं। और यहीं से शुरू हुआ एक अजीब रिश्ता, जहां प्यार से ज्यादा जरूरतों ने जगह ली थी। गौतम हर चीज का खर्च उठाता था। रूम का किराया, कपड़े, मोबाइल रिचार्ज, शॉपिंग, सब कुछ। और बदले में उसे मिलती थी भारती की कंपनी, उसका साथ और उसका शरीर। बाहर से देखने में यह रिश्ता प्यार जैसा लगता था, लेकिन अंदर से यह एक गिव एंड टेक गेम बन चुका था। दोनों अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से इस रिश्ते को निभा रहे थे। 10 अक्टूबर 2025 को भारतीय बेगूसराय से निकली थी, लेकिन पटना नहीं गई। वो सीधा कासगंज पहुंची, गौतम के सरकारी क्वार्टर में। दिन में गौतम स्कूल गया था, लेकिन रात में जब वो लौटा तो दोनों ने अपने प्राइवेट मोमेंट्स शेयर किए। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदलने वाला था। 11 अक्टूबर की सुबह करीब 4 बजे गौतम उठ गया। भारतीय गहरी नींद में थी। ड्यूटी पर जाने से पहले उसने सोचा कि उसका फोन देख ले। शायद बस क्यूरियोसिटी थी या शक, जो भी था, उसने भारती के फिंगरप्रिंट से मोबाइल अनलॉक किया। और जैसे ही उसने गैलरी में जाकर एक हिडन फोल्डर खोला, उसकी पूरी दुनिया हिल गई। उस फोल्डर में भारती और किसी दूसरे लड़के की कुछ अश्लील तस्वीरें थीं, क्लोज, रोमांटिक और ऐसी जो किसी भी आदमी का खून खौला दे। गौतम के अंदर का प्यार गुस्से में बदल गया। उसने तुरंत भारतीय को उठाया और फोन उसके सामने फेंक दिया। भारतीय कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसे देखती रही। गौतम ने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन है? तूने मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे किया? भारती ने बहुत ठंडे लहजे में कहा, इन सब चीजों को साइड में रखो। पहले मेरी हसरतें पूरी करो, उसके बाद बात करते हैं। भारतीय कुमारी को लगा कि अगर वह इस वक्त गौतम को शांत कर दे, उसके साथ फिर से फिजिकल हो जाए, तो शायद गौतम सब कुछ भूल जाएगा। उसके अंदर का गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा। इसी सोच के चलते दोनों के बीच एक बार फिर शारीरिक संबंध बनते हैं। लेकिन उस पल के बाद भी गौतम का सवाल वहीं का वहीं था, वो लड़का कौन है जिसके साथ तू इन तस्वीरों में है? इस बार भारती ने झूठ बोलने की कोशिश की। उसने कहा, वो मुझे ब्लैकमेल करता है, जबरदस्ती मेरे साथ रिलेशन बनाए। लेकिन गौतम ने जब तस्वीरों को फिर से गौर से देखा तो सब कुछ क्लियर हो गया। तस्वीरों में भारती हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल रिलैक्स थी। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो किसी डर या मजबूरी में थी। बस उसी पल गौतम के अंदर का प्यार नफरत में बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, धोखा। और फिर उसी गुस्से में, बिना सोचे समझे, उसने भारतीय का गला दबाकर वहीं पर उसकी हत्या कर दी। वो पल कुछ ही सेकंड का था, लेकिन उसी सेकंड ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दीं। एक की सांसें थम गईं और दूसरे की जिंदगी जेल की 4 दीवारी में कैद हो गई। गौतम ने जब देखा कि भारतीय अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है, तो वो डर गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। उसने कुछ देर तक कमरे में पड़े शव को देखा, फिर अपने माथे पर हाथ रख लिया। सुबह का वक्त था और उसे स्कूल भी जाना था, इसलिए वह डेड बॉडी को वहीं अपने क्वार्टर में छोड़कर स्कूल चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद वो लौटता है, फिर एक बड़ा सा बोरा निकालता है और उसी में भारतीय की लाश रख देता है। बोरे को बाइक पर लादता है और रात के अंधेरे में कासगंज से बेगूसराय की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर से ज्यादा अब उसमें एक अजीब सन्नाटा था। बेगूसराय पहुंचकर उसने एक सुनसान खेत के किनारे बोरा फेंक दिया और वापस लौट आया, सोचकर कि सब खत्म हो गया। लेकिन किस्मत ने उसका खेल वहीं खत्म कर दिया। जब वह बाइक पर बोरा लेकर जा रहा था, तो रास्ते में लगे कुछ सीसीटीवी कैमरों में उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हो गई। वही फुटेज पुलिस के हाथ लगी और उसी के सहारे इस केस का पूरा सच बाहर आ गया। पुलिस ने गौतम को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और अब वह जेल में है। वहीं इस केस ने सबको एक गहरी सीख दी, कभी 2 नाव में सवार मत होना। झूठे रिश्तों और दोहरे खेल का अंत हमेशा दर्दनाक होता है। अगर भारतीय सिर्फ गौतम के साथ ईमानदार रहती, तो शायद आज वह जिंदा होती। एक सरकारी टीचर से शादी कर
खुशहाल जिंदगी जी रही होती। लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया और गौतम को हमेशा के लिए जेल की दीवारों के पीछे। यही थी भारतीय कुमारी हत्याकांड की पूरी सच्चाई, एक ऐसी कहानी जहां प्यार ने धोखे का रूप लिया और गुस्से ने जिंदगी की कीमत वसूल ली। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।